प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। हम गद्य कैसे पढ़ें पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बातचीत की शैली में जो हम आए दिन जिस भाषा को सामान्य रूप में प्रस्तुत करते हैं उसे ही गद्य की संज्ञा दी गई है। पिछले पाठों में आपने देखा होगा कि कविता के बारे में बात की गई कि कविता को कैसे पढ़ें, लेकिन कविता चूँकि भाव प्रधान होती है इसलिए उसमें विषय को संश्लिष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके विपरीत गद्य की भाषा सरल होती है, स्पष्ट होती है और उसे समझना बहुत ही आसान होता है। लेकिन गद्य को समझने की भी ज़रूरत है और व्यवस्थित रूप में पढ़ने की भी ज़रूरत है। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं या अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें जो भाषा का रूप होता है उस भाषा के रूप से आपको परिचित होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप भाषा के साथ न्याय कर सकते हैं। क्योंकि भाषा हर व्यक्ति की पहचान है, भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और हर व्यक्ति की क्षमता में अंतर होता है। इस पाठ में उन सारे बिंदुओं को उठाया जाएगा जिनके माध्यम से गद्य को अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और अभिव्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इस पाठ को आप पढ़ेंगे तो किन किन गुणों का विकास होगा, किन किन पक्षों को आप समझने में समर्थ होंगे। सबसे पहले गद्य के स्वरूप तथा उसके विकास का उल्लेख कर सकेंगे। उसके बाद गद्य के महत्व पर भी प्रकाश डाल सकेंगे। साथ ही गद्य की विभिन्न जो विधाएं हैं उनका भी परिचय दे सकेंगे। गद्य के प्रमुख जो अवयव हैं उनको स्पष्ट कर सकेंगे। इसके अलावा गद्य को कैसे पढ़ा जाना चाहिए इसको समझकर उचित तरीके से उसे प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही पठित सामग्री के आधार पर उचित अनुचित के भेद को स्पष्ट करते हुए तार्किक क्षमता का विकास भी कर सकेंगे। और गद्य में दी गई कोई नवीन सामग्री हो उसको पढ़कर उस पर आप चिंतन कर सकेंगे, उसको समझकर अपनी भाषा में व्यक्त भी कर सकेंगे। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जो इस चर्चा के दौरान स्पष्ट होंगे और एक एक कर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि गद्य का स्वरूप क्या है और उसका विकास कैसे कैसे हुआ है। शिक्षार्थियों, जब हम गद्य के स्वरूप की बात करते हैं तो अनेक विद्वानों ने अनेक रूपों में गद्य के स्वरूप को बताने की कोशिश की है। किसी ने गद्य को ही अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बताया, तो किसी ने भावों को सहज रूप में प्रस्तुत करने का साधन बताया। इसी तरह से आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि गद्य में अपने भावों और विचारों को प्रस्तुत करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसमें बोलचाल की भाषा होती है, उसमें हम अपनी सहज अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए गद्य का स्वरूप सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम इस बात को देखेंगे कि जो हिंदी गद्य का विकास हुआ विभिन्न चरणों में, उस विकास का स्वरूप क्या रहा। क्योंकि हिंदी गद्य आज जिस रूप में है प्रारंभ से उसी रूप में नहीं था। क्योंकि अगर भारतेंदु युग से माने तो भारतेंदु युग में सबसे पहले गद्य को कविता के बजाय साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। और भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, फिर छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद,
इसमें भाषा का उत्तरोत्तर विकास होता गया और भाषा के जो अलग अलग रूप थे वह सामने आते गए। इस गद्य के विकास को समझने के लिए हमें देखना होगा कि हिंदी गद्य लेखन का प्रारंभ कब हुआ। वास्तव में सन 1000 से हिंदी गद्य को आज जिसे खड़ी बोली कहते हैं उसका विकास प्रारंभ हुआ। लेकिन अगर इसके साहित्य के लेखन की बात देखें तो हमें 19वीं शताब्दी के गद्य को देखना होगा। जब अंग्रेज इस देश में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, इसलिए यहाँ पर शासन करने के लिए हिंदी का प्रयोग जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी लेखकों की नियुक्तियाँ की, जिसमें लल्लू लाल, सदासुख लाल आदि अनेक रचनाकार सामने आए और उन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की। साथ ही अनुवाद के माध्यम से बहुत सारा कार्य किया गया और आगे चलकर जो ईसाई धर्म का प्रचार किया गया उसमें भी हिंदी का प्रयोग किया गया, बाइबल के अनुवाद के माध्यम से या अन्य रचनाओं के माध्यम से। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदू धर्मावलंबी कई रचनाकार सामने आए, कई समाज सुधारक सामने आए, जिसमें राजा राम मोहन राय ने अनेक आंदोलन किए और हिंदी गद्य को भी विकास करने में सहायता की। साथ ही ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई। उसके अलावा आर्य समाज की स्थापना हुई, उसमें कई रचनाएं उभर कर सामने आईं। और आप देखेंगे कि कई रचनाकार जैसे श्रद्धाराम फुल्लौरी आदि जो रचनाकार थे, उन लोगों ने गद्य में सुंदर रचनाओं की सृष्टि की। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतेंदु काल का जो युग था उसमें कहानी और नाटक, इन दो विधाओं का बहुत वर्चस्व रहा। और भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण प्रेमघन आदि अनेक रचनाकार हुए जिन्होंने हिंदी गद्य को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब भारतेंदु युग समाप्त हो गया तो द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को परिष्कृत, शुद्ध और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस काल में अनेक रचनाकार हमारे सामने आए, जिसमें आप बाल मुकुंद गुप्त को ले सकते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, अध्यापक पूर्ण सिंह, गुलेरी साहब, इस तरह से बहुत से रचनाकारों ने सुंदर रचनाओं की सृष्टि की। और आप आगे देखेंगे कि इन रचनाकारों का जो लेखन था वह कितना समृद्ध और परिष्कृत था। द्विवेदी युग के बाद छायावाद आया, जिसमें भाषा का सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य निखर कर सामने आया। फिर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में भाषा आम जीवन से जुड़ने लगी और आधुनिक काल तक आते आते जनजीवन के दुख दर्द से यह जो रचना कर्म था वह जुड़ता चला गया। शिक्षार्थियों, अब हम संक्षेप में देखते हैं कि गद्य साहित्य की कौन कौन सी विधाएं सामने आईं जिन्होंने गद्य को परिष्कृत किया। उसमें सबसे प्रमुख जो स्थान है वह है कथा साहित्य का। कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी और उपन्यास, इनकी रचनाएं सबसे ज़्यादा की गईं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो साहित्यिक विधाएं हैं उनमें कहानी सबसे प्रमुख है, क्योंकि इसमें रोचकता होती है, इसमें नाटकीयता भी होती है और कहानी के प्रति हमारा एक स्वाभाविक लगाव भी होता है। बचपन से हम कहानियाँ सुनते हैं। तो इस काल में अनेक कहानीकारों ने
रचनाएं की। दूसरी जो प्रमुख विधा थी वह थी नाटक। विधा के रूप में नाटक का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि अंग्रेज़ों का काल था और सीधे सीधे अंग्रेज़ों की आलोचना करना उस समय के रचनाकारों के लिए मुश्किल था। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने विभिन्न नाटकों के द्वारा अपनी बात को कहने की कोशिश की। जैसे अंधेर नगरी नाटक को ले लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी शासन पे पूरा व्यंग्य किया है, कुठाराघात किया है। तो इस तरह से अनेक नाटकों की सृष्टि की गई और जिसमें गद्य का एक बहुत ही सुंदर रूप दिखाई देता है। आगे चलकर निबंध साहित्य का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही सुंदर निबंधों की रचना की और उन लोगों ने यह दिखाया कि गद्य के माध्यम से भी बहुत ही प्रभावी तरीके से अपनी बात को कहा जा सकता है। शुक्ल जी का जो निबंध है वह वास्तव में गद्य की कसौटी माना जाता है, क्योंकि उनके निबंधों में भाषा का एक परिष्कृत रूप दिखाई देता है। उसी तरह से द्विवेदी जी के साहित्य में भारतीय संस्कृति चारों ओर दिखाई देती है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो जिन नवीन विधाओं की सृष्टि हुई आगे चलकर, उनमें संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाएं सामने आईं और उन विधाओं में एक विशाल भंडार साहित्य का हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। तो गद्य साहित्य बहुत ही पुष्ट और परिष्कृत रूप में हमारे सामने बढ़ता चला गया। शिक्षार्थियों, गद्य का महत्व जानना हमें बहुत ज़रूरी है और संस्कृत वाङ्मय में कहा गया कि गद्य कवीनाम निकषम वदन्ति, अर्थात गद्य ही विद्वानों या कवियों की कसौटी है, क्योंकि गद्य लिखना वास्तव में बहुत ही कठिन माना गया है, क्योंकि सरल भाषा में आपको प्रभावी तरीके से अपनी बात को कहना होता है। जैसे आप अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं या आप किताबें विभिन्न तरह की पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि गद्य के विभिन्न रूप आपको दिखाई देंगे। उसमें कहीं अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी होगा, उसमें तरह तरह से विचारों को प्रस्तुत करने का भी रूप आपको दिखाई देगा। कहीं पे गद्य बहुत ही काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसलिए गद्य के विभिन्न रूप हैं और गद्य का हमारे जीवन में इसलिए भी महत्व है क्योंकि यह संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है और हिंदी माध्यम से चूँकि संपर्क भाषा है हमारी, इसलिए इसे बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया। अब एक सवाल आपके मन में होता होगा कि गद्य को पढ़ा कैसे जाए। यह सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप गद्य पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये तो आम भाषा है, इसमें कोई खास विशेषताएं नहीं हैं या अलग व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी विषय को समझ नहीं पाते हैं तब आपको लगता है कि गद्य को भी ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है, और केवल साहित्य के विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए भी गद्य को तरीके से अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो इस बात पर विचार करना होगा कि गद्य के अवयव कौन कौन से हैं, वे कौन कौन से तत्व हैं जिनसे गद्य का निर्माण हुआ है, गद्य को अच्छी तरह से पढ़ने के कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से शस्त्र हैं। इसमें पहला तत्व है विचार तत्व। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कविता में भाव की संश्लिष्टता होती है, भाषा की भी संश्लिष्टता होती है, लेकिन गद्य में विचार की प्रधानता होती है, क्योंकि किसी भी कहानी,
निबंध, उपन्यास या कोई भी साहित्य की विधा हो, उसमें रचनाकार अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है और उन भावों को समझने के लिए उसमें निहित विचारों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी रचनाकार को समझना चाहते हैं तो उस रचनाकार की पृष्ठभूमि, उसकी साहित्यिक विशेषताएं, उसका परिवेश, परिस्थितियां, उसका पारिवारिक वातावरण, इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो रचनाकार के सभी संदर्भों को समझकर ही हम उसके विचारों को समझ सकते हैं, क्योंकि रचनाकार पर सारी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप कुटज निबंध को लेते हैं तो कुटज निबंध में जिस तरह से प्रकृति के एक छोटे से पौधे को लेकर द्विवेदी जी ने इतनी अच्छी सर्जना की है, वह दिखाता है कि कुटज ने उनके जीवन को कितना प्रभावित किया। साथ ही ये भी दिखाता है कि कुटज के माध्यम से उन्होंने जिन जीवन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की, उन जीवन मूल्यों से गुजरकर रचनाकार ने इस कुटज को लिखा है। क्योंकि कुटज में चापलूसी, स्वार्थपरता आदि जो मानसिक विकृतियां हैं, उन सब का वर्णन है। यह साबित करता है कि रचनाकार उन मनस्थितियों से, उन परिस्थितियों से निश्चित रूप से निकला है, उससे गुजरा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है भाषा। भाषा हमारे विचारों की संवाहिका होती है। भाषा में हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी कल्पनाओं को प्रकट करते हैं। इसलिए हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारी प्रकृति के अनुसार भाषा बदलती जाती है। कहीं पे भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाह युक्त होती है, कहीं भाषा में अलंकारिकता होती है, कहीं पे प्रतीकों का भी प्रयोग किया जाता है, तो कहीं पे अलग अलग अर्थ वाले वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा के अनेक सौंदर्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भाषा में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं मनुष्य के लिए नर का प्रयोग हो रहा है, उसी तरह से कमल के लिए पंकज का प्रयोग हो रहा है। तो उसका एक सार्थक महत्व है। रचनाकार एक विशेष उद्देश्य से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है। उसी तरह से मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग देखिए। ये दोनों चीज़ें साहित्य की जो सौंदर्यमयता है, तो उसका जो सौंदर्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपको भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग मिल जाएगा। उसके अलावा शब्द के जो चारों रूप हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इनका जगह जगह प्रयोग मिलता रहेगा। तो आप एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते या पाठक होने के नाते आपको इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। तभी आप भाषा की गहराई को समझ पाएंगे, उसमें निहित अर्थों को समझ पाएंगे और उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास भी कर सकेंगे। हम तीसरा तत्व देखते हैं, वह है शैली। शैली अर्थात कहने का ढंग। रचनाकार अपनी बात को किस तरह से कहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि संस्कृत में एक कहानी है कि एक राजा जब मृत्युशैया पे था तो उसने अपने 2 पुत्रों को बुलाया और एक सामने वृक्ष था, उसके बारे में पूछा कि इसके बारे में जो अच्छी तरह से प्रकट करेगा उसे ही हम राजगद्दी देंगे। तो बड़े लड़के ने वृक्ष को देखकर कहा कि सूखा हुआ वृक्ष खड़ा है, और छोटे ने कहा कि रसहीन वृक्ष सामने लहलहा रहा है। तो इस तरह से छोटे बेटे को राजगद्दी दी राजा ने। कहा कि इसके विचारों में, इसके भावों में बहुत ही गहराई है। तो इसे कहते हैं कहने का ढंग।
तो साहित्य में आपको जगह जगह हर रचनाकार में कहने का अलग अलग ढंग दिखाई देगा। तो गद्य को समझने के लिए आपको रचनाकार के कहने के ढंग, उसकी रचना शैली को स्पष्ट रूप से समझना होगा, तभी आप उसके रचना कर्म को समझ सकेंगे। मुख्य रूप से शैली को अगर विभाजित करें तो 4 तरह की शैलियाँ आपको नजर आएंगी। सबसे पहले वर्णनात्मक शैली। इसमें वर्णन होता है किसी भी घटना का या किसी भी परिस्थिति का, इसमें चित्रण किया जाता है और विस्तार होता है किसी भी कथ्य का। जैसे कि आप देखेंगे कि आखिरी चट्टान जो पाठ है आपका, उसमें वर्णनात्मक तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। उसी तरह से दूसरी शैली होती है विचारात्मक शैली। विचारात्मक शैली विचार प्रधान होती है और उसमें रचनाकार अपनी बात को कहते कहते विचारों की स्थापना भी करता चलता है। जैसे आप अगर रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को देखें जिसमें क्रोध निबंध है। तीसरी शैली होती है कथात्मक शैली। उसमें कथा के माध्यम से अपनी बात को कहा जाता है। कथा और कहानी बहुत ही रोचक शैली मानी जाती है और जितनी भी कहानियाँ हैं उसकी शैली को आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से प्रभावित होते होंगे। और आपके पाठ में भी 2 कलाकार आदि कहानियाँ संग्रहित हैं जिसमें कथा को संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एक महत्वपूर्ण शैली है भावात्मक शैली। भावात्मक शैली में भावों की प्रधानता होती है और अपनी बात को भावनात्मक ढंग से, संवेदनात्मक ढंग से बहुत ही गंभीर शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से आपने गद्य के अवयव को देखा और आपको यह स्पष्ट हुआ होगा कि इसमें विचार तत्व की कितनी प्रधानता है, भाषा कितनी महत्वपूर्ण है और शैली अर्थात कहने का ढंग कितना ज़रूरी है। लेकिन जब आप गद्य को पढ़ेंगे तो कुछ और बातें भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर पढ़ने के पहले आप पुस्तक की भूमिका या उसका जो परिचय है, उसका जो सारांश है, उसको पढ़ लें तो आपको शायद पढ़ने में सहूलियत होगी। उसके अलावा एक एक अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपको समझने में सुविधा होगी। फिर उसकी मुख्य बातों को आप विराम चिन्हों के माध्यम से उच्चारण करके और कई बार उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने की कोशिश करें तो आपको समझने में सहूलियत होगी। साथ ही पढ़ते समय बीच बीच में रुककर अगर आप पढ़ें और चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ें तो आपको पढ़ने की सहूलियत मिलेगी। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में अपठित गद्य दिया जाता है। अपठित गद्य का मतलब है कि जिस पाठ को आपने नहीं पढ़ा हो, तो इसमें आपको अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें गद्यांश दिया जाता है और गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं जिनका उत्तर लिखना होता है। तो अपठित गद्य को कैसे पढ़ें यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे पढ़ने की गति, अर्थात आप किस गति से पढ़ें। जहाँ पर आपको पाठ समझ में आ रहा हो वहाँ आपकी गति तेज हो सकती है, लेकिन जहाँ समझने में दिक्कत हो, जहाँ भाषा विचार प्रधान हो या भावात्मक हो, वहाँ आपकी गति धीमी होनी चाहिए, तभी आपको कथ्य का स्पष्टीकरण होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप पढ़ने के बाद एक अनुच्छेद का चिंतन मनन करें, अर्थात उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करें और उस पर थोड़ी देर विचार करें, तब वह स्पष्ट होता जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि विचारों का बोध होना चाहिए। इसका मायने है कि उसमें जो विचार आए हैं उसका ज्ञान होना चाहिए आपको। विचारों का बोध इसलिए आवश्यक है क्योंकि
कोई भी आप महत्वपूर्ण विषय पढ़ते हैं, गंभीर विषय पढ़ते हैं, तो उसमें विचारों की स्थापनाएं होती हैं, उनमें कुछ तथ्यों को रखा जाता है। उन तथ्यों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उन विचारों का ज्ञान प्राप्त करें। अगर विज्ञान का कोई लेख आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उनमें जो शब्दावली आई है और सारी चीज़ें उसमें विचार रखे गए हैं, उनसे आपका तारतम्य हो रहा है कि नहीं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपने जो पहले ज्ञान अर्जित किया है, उन अर्जित ज्ञान से उसका संबंध जोड़ें। अर्थात आपका जो पूर्व ज्ञान है वह यहाँ पर काम आएगा, और उससे अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका जो नया विषय है वो बोधगम्य हो जाएगा। अगला बिंदु है कि अंतर्निहित उद्देश्यों को समझना। कोई भी रचना जो होती है, कोई भी विषय जो होता है, उसमें कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को अगर आप समझते हैं तभी विषय आपके सामने स्पष्ट होता है। बिना उद्देश्य के किसी भी रचना या किसी भी विषय को सामने नहीं रखा जाता है। किसी भी पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा, तो उन उद्देश्यों पर आपका ध्यान होना चाहिए। और अंतिम बात है कि शब्दकोश देखने की आदत डालें। चूँकि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं वो विषय नया होगा और उस नए विषय में नए नए शब्द आएंगे, कुछ पारिभाषिक शब्द भी आएंगे, उनको समझना ज़रूरी है। तो जब भी आपको कठिन शब्द सामने आए तो आप कठिन शब्दों का अर्थ देखने की कोशिश करें, उनका प्रयोग करना भी सीखें। तो अंत में शिक्षार्थियों, इस पूरे विचार विमर्श से यही बातें समझ में आई कि गद्य को पढ़ना एक कला है और उसको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हमें उस कला को विकसित करना चाहिए। सामान्य बोलचाल की जो भाषा हम प्रयोग करते हैं उसे गद्य की भाषा कहते हैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज में जो गद्य का स्वरूप शुरू हुआ उसका आज प्रचार प्रसार हो गया और विभिन्न कालखंडों में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस तरह से पूरे अनेक कालखंडों में आगे बढ़ते हुए भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, गद्य का प्रचार प्रसार हुआ। और उसके बाद गद्य में हमने ये भी देखा कि उसमें विचार, भाषा और शैली का महत्व था और उनके वजह से गद्य का जो स्वरूप है वह हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही हमने देखा कि जो अपठित गद्यांश होता है उसे पढ़ने का एक कौशल विकसित करना चाहिए। तो इस तरह से इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप अच्छी तरह से गद्य को पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्न पत्रों का भी उत्तर भी देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप गद्य का अध्ययन करें और उसे अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद।